नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगण मन और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें ना तो किसी को शक है और ना ही कोई विवाद। लेकिन पिछले कुछ सालों से देश में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर और लोगों के बयान सुनकर ऐसा लगता है कि देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। इस बार केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने लखनऊ में एक विवादित बयान दिया है। ऐसे में आज जनगण मन में सवाल है कि क्या देश हित के लिए भगवाकरण जरूरी है? क्या हिंदुत्व के सहारे बीजेपी जीत पाएगी यूपी? ये सवाल केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के बयान के बाद उठे हैं, जिसमें उन्होंने देश भर में शिक्षा के भगवाकरण को डंके की चोट पर जायज ठहराया है। अभी मैं जब इस कार्यक्रम में आए तो हमारे पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि अरे वो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप तो भगवाकरण कर रहे शिक्षा में। अरे मैं कह रहा हूं कि शिक्षा में भी भगवाकरण होगा, देश में भी भगवाकरण होगा, जो अच्छा होगा वो होगा। रामशंकर कठेरिया भगवाकरण और संघवाद को देश हित में बता रहे हैं। जो देश के लिए अच्छा होगा वो होगा, चाहे भगवाकरण हो चाहे और कुछ कारण हो, लेकिन देश के लिए यदि अच्छा है तो वो जरूर होगा, चाहे भगवाकरण हो चाहे संघवाद हो, कुछ भी। केंद्र सरकार के मंत्री का विवादित बयान आया तो कांग्रेस सामने आ गई। इनके पास ना कोई सोच है, ना इस देश के नौजवानों के लिए नौकरियां, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर जीवन भविष्य के लिए कोई इनके पास प्रोग्राम है। सिर्फ राजनीति करना, एक धर्म के उन्माद फैलाना, भावनाएं भड़काने के अलावा कुछ नहीं। अब तक विरोधी ही शिक्षा के भगवाकरण को लेकर मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार करते रहे हैं, लेकिन मंत्री के इस विवादित बयान पर बीजेपी ने चुप्पी साधी तो विरोधी हमलावर हो गए। ये देश सेकुलर है, कोई किसी की सोच, छोटे मोटे लोगों के बयानों पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। बीजेपी के बहुत छुटभैया नेता बहुत बयान देते हैं, उन छुटभैया नेताओं के बयानों पे अगर हम रिएक्ट करने लगे तो हम लोग की गंभीरता कहीं न कहीं कम होगी। जाहिर है रामशंकर कठेरिया ने अपने बयान के जरिए विवाद को हवा दे दी है, साथ ही एक नई बहस भी छेड़ दी है कि क्या भगवाकरण देश हित में है। अगर नहीं तो फिर क्या ऐसा बयान यूपी चुनाव को देखते हुए दिया गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बयान पर तो सवाल उठ रहे हैं, बयान की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं और इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है विनोद बंसल, वीएचपी के प्रवक्ता, मौलाना अंसार रजा, गरीब नवाज फाउंडेशन के, साथ ही हमारे साथ राजीव त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनिल बलूनी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सैयद असीम वकार, समाजवादी पार्टी के नेता, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं चलूंगी अनिल बलूनी के पास। अनिल बलूनी, ये जो बयान दिया है रामशंकर कठेरिया ने, क्या इसको बीजेपी और सरकार का ऑफिशियल मत माना जाए, जो उन्होंने कहा है कि भगवाकरण चाहे शिक्षा का हो या किसी का भी, जो अगर वो देश हित में है तो हम करेंगे ही करेंगे? ऐसा शीतल जी, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ बयान देख रहा था जो आप लोग दिखा रहे थे अपने पैकेज में। मुझे एक चीज समझ नहीं आता कि आखिर कांग्रेस के लोगों को भगवा से इतनी नफरत, इतनी घृणा क्यों है? आखिर महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाना, लोकमान्य तिलक के बारे में बताना, भगत सिंह के बारे में पढ़ाना, इसको कहां से घृणित कार्य मानते हैं लोग? अगर हम बाबर के बारे में और औरंगजेब के बारे में पढ़ाएं तो अच्छी बात है, और हमारे जो पुराने महापुरुष हैं, हमारे लक्ष्मीबाई है, इनके बारे में बताएं तो ये भगवाकरण होता है क्या? इसीलिए इस संदर्भ में मंत्री जी ने कहा है कि आखिर भगवाकरण से नफरत मत करिए, भारत के महान लोगों के बारे में बताना, अपने पूर्वजों के बारे में बताना, कहीं से भगवाकरण नहीं है। आखिर बताइए कि क्या विवेकानंद जी भगवा वस्त्र पहनते थे तो कहीं कोई घृणित कार्य हो रहा है क्या? क्या भगवा को इतना निम्न स्तर पे क्यों कांग्रेस के लोग और हमारे विरोधी देखते हैं? हमारा कहना है कि अगर हम जो काम कर रहे हैं इसको ये लोग भगवाकरण नाम देते हैं और इसको कोई घृणित कार्य मानते हैं तो ये हम करते रहेंगे। कांग्रेस के मित्र जितना मर्जी हमारा विरोध करता रहे, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। राजीव त्यागी, आपने अनिल बलूनी को सुना, उनका ये कहना है कि भगवा को आपने इतना निंदित शब्द क्यों बना दिया है? अगर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करते हैं पाठ्य पुस्तकों में या महाराणा प्रताप के बारे में, तो वो कैसे गलत हो गया? और ये कांग्रेस, देखिए, भगवा से अगर कांग्रेस को प्रेम नहीं होता तो राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर का हिस्सा भगवा नहीं होता। अब देखिए, सुनिए, कंप्लीट करने दीजिए, मुझसे सवाल पूछा गया है। तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस का भगवे का प्रति प्रेम था कि जिसमें राष्ट्रीय ध्वज में भगवा सबसे ऊपर है, बीच में सफेद और नीचे हरा है। मैं बलूनी साहब से पूछना चाहूंगा कि भगवे का मतलब क्या है? भगवे का मतलब है शौर्य,
भव्य का मतलब है त्याग, भव्य का मतलब है सहनशीलता। क्या भारतीय जनता पार्टी मुझे ये बताएगी कि भगवा को धारण करने के बाद पिछले एक साल में 190 लोग पाक जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकवादी घटनाओं में और पाकिस्तान के द्वारा सीजफायर उल्लंघन में, और 47 सैनिक मारे गए हमारे देश के, तो शौर्य का प्रतीक भगवा का क्यों नहीं इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान के विरुद्ध? क्या भारतीय जनता पार्टी मुझे बताएगी कि उन्होंने कौन सा ऐसा त्याग किया है देश के लिए, जो आज वो भगवा को लेकर के सबसे ज्यादा अपने आप को दिखाते हैं कि उनका सबसे बड़ा अधिकार है? भगवा पे पूरे देश के लोगों का अधिकार है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी मुझे बताएगी कि भगवा कहता है सहनशील बनिए, त्याग करिए? तो मैं पूछना चाहूंगा, किसानों के 5700 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में बकाया है, किसानों की बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा कार्य किया? क्या भगवा आपको सहनशीलता नहीं बताता है? भगवे का मतलब होता है कि आप किसी को गाली मत दीजिए। रमाशंकर कठेरिया जी ने जिस तरह से मनमोहन सिंह साहब को गाली दी है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि उनकी नहीं, गाली उन्होंने नहीं दी है राजीव जी, वजह से ही राजीव जी गाली राजस्थान आप कल्पनाएं मत कीजिए। देखिए, कहीं गाली नहीं दी गई शीतल जी। मैंने करेक्ट किया, बात कर रहे हैं इनको रामचंद्र कटारिया ने मनमोहन सिंह को लेकर आप सकता है, रामशंकर कठेरिया ने। इन लोगों ने तो भगवाकरण को आतंकवाद से जोड़ दिया, भगवे को आतंकवाद से जोड़ दिया। कांग्रेस के लोगों को माफी मांगनी चाहिए, भारत माता से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने भगवाकरण के नाम पर आतंकवाद से भगवाकरण को जोड़ा। मौलाना साहब, देखिए, अनिल बलूनी साहब ने बड़ी सफाई से अपने मंत्री को बचा लिया है और ये होना चाहिए। वफादारी इतनी तो कम से कम पार्टी में होनी चाहिए कि बलूनी साहब ने बड़ी मोहब्बत से, बहुत ईमानदारी से अपने मंत्री जी को बचा लिया है, और अच्छी चीजें बचाना भी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने जिस संदर्भ में ये बयान दिया है, ये बिल्कुल देश के खिलाफ है। हिंदुस्तान की जो किताबें हैं, जो आज बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं, मैं समझता हूं कि उसमें ऐसी चीजें आनी चाहिए जिसमें हर वर्ग के आदमी का दिल खुश होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक जाति को बढ़ावा दें। क्या आपने आज तक 2 साल में दिल्ली की जामा मस्जिद से अल्लामा फजल हक खैराबादी ने 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ फतवाए जिहाद दिया था, क्यों आज तक किसी किताब में उनका नाम शामिल नहीं किया गया है? इमाम अहमद रजा खान ने बरेली से भारत पाकिस्तान के बंटवारे के खिलाफ फतवा दिया था, क्यों उनका नाम आज तक आपकी किताबों में नहीं है? क्यों आप इन सवाल तमाम आप ऐसे लोगों को नाम लेकर के आ रहे हैं जिन पर कहीं ना कहीं ऐसी चीज होती है? अब जहां तक उनका ये कहना है कि रानी झांसी, महाराणा प्रताप, ये मतलब सबको गर्व है इन पर, छोटे मोटे नाज है हमको ना। हम विदेश जब जाते हैं, जब बात आती है रानी लक्ष्मीबाई की बात आती है, हम लोगों का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है कि कम से कम हमारे यहाँ की एक ऐसी लेडी का नाम लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है, तो हम लोगों को खुशी होती है इस बात की। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है, जब आप सरकार चला रहे हैं और सबका साथ सबका विकास की 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं मोदी जी, हिंदुओं की बात नहीं करते, मुसलमानों की बात नहीं करते, तो आपको अपनी किताबों में एचआरडी मंत्रालय को इन लोगों को भी नाम शामिल करना चाहिए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवाए जिहाद दिया। और उस जमाने में जब सब लोग छुपे हुए बैठे थे, अल्लामा फजल हक खैराबादी के फतवे के बाद लोग अपनी जान हथेली पे लेकर के मैदान में आ गए थे कि हम अंग्रेजों से देश को आजाद कराएंगे। उनके नाम से डालिए। ठीक है, आपके पास भी आऊंगी अनिल जी, इसका जवाब आप देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो इस देश के लिए लड़ा उसके लिए उसका नाम शामिल करने में हमको कोई आपत्ति नहीं है ना। लेकिन अगर देश के महापुरुषों के बारे में बताना, अगर भगवाकरण है तो मंत्री जी ने अगर इसको भगवाकरण कहते हैं तो हम तैयार है भगवाकरण। उनका मकसद दूसरा था, आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं बलूनी साहब। उनका मकसद ये है कि आरएसएस का जो एजेंडा है वो आप लोग थोपना चाह रहे हैं भारत के ऊपर, ये नहीं होने दिया। आरएसएस का एजेंडा देश का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा देश, आरएसएस मतलब आरएसएस का एजेंडा देश का, नहीं मानेंगे उस चीज को। आप ये समझो कि हम नहीं मानेंगे। नहीं, साहब कहाँ आप पूरा फैला रहे हैं? समझ रहे हो कि दारुल उलूम देवबंद का एजेंडा को देश का एजेंडा है? मैं नहीं मानता उस चीज को, लेकिन मैं तो देश के एजेंडे को देश का एजेंडा मानता हूँ। मैं एजेंडा ही देश का एजेंडा है। बिल्कुल नहीं, हम नहीं थोपने देंगे। नहीं, आप मत थोड़, ना हम नहीं थोप, ना चल पाएगा ये। और एक बात बलूनी साहब, जो इंटरनेशनल चैनल है, आपसे इतनी गुजारिश है कि अपने मंत्री जी को समझाइए कि इस तरह की बात पैदा करके हिंदुस्तान में बर्बादी का बुगिल्ला फूके, वरना हम लोग जो है मैदान में निकलना चाहते हैं। अंसार रजा साहब, सर, जो आपका मन है, जो आपकी भावनाएं हैं, वो मंत्री जी की भावनाएं नहीं है। आप अपना चीजें किसी पर थोपिए मत, ये आपके विचार हो सकते हैं, आपके मन के अंदर की बातें तो दूसरे पर मत थोपिए। हम नहीं थोप रहे हैं। जो कहा, जो उनका मंतव्य था वो मैंने आपको बताया।
नहीं, आप बचाने की कोशिश, उन्होंने कहा कुछ और है, आप यहाँ कुछ और कह रहे हैं। नहीं वो आरएसएस के एजेंडे को लाना चाह रहे हैं। कर रहे हैं, हम बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। अरे बलूनी साहब, वो आरएसएस का एजेंडा पेश कर रहे हैं। आरएसएस का एजेंडा ही तो देश का एजेंडा है। आज आपका एजेंडा क्या है? मुझे बताइए, आज विश्व हिंदू परिषद का एजेंडा क्या है? आप इसका मतलब नहीं, आप इसका मतलब ये चाहते विश्व हिंदू परिषद का एजेंडा क्या है? मुझे बताइए कि वो राष्ट्र का एजेंडा है, वही विश्व हिंदू परिषद का एजेंडा है। जो राष्ट्र का एजेंडा है वही आरएसएस का एजेंडा है। तो फिर अलग अलग क्यों है आप लोग? मैं वही प्लेटफॉर्म पे आके काम कीजिए। भैया मुझे बताइए, ना मुझे बताइए, जो आईएसआई है और वो ये मौलाना अंसार अजहर अलग क्यों है? आप अपने आपको अलग क्यों कर लेते हो उससे? इसलिए कि आईएसआई आतंकवादी है, सपोर्ट करता है। आतंकवादी है वो, हम आतंकवादी नहीं है। जिहाद को इसका मतलब आप आईएस साहेब, क्या विनोद बंसल साहब, ये आप कहाँ आईएस साहेब? मैं वही बात कह रहा हूँ। आप भी नहीं, नहीं, इस तरह की बात आईएसआई से सबके समर्थन में लोगों को बिठाइएगा तो ऐसे ही बातें तो होंगे। इस तरह की बात बात कर रहे हैं बंसल साहब आप। नहीं बंसल साहब, नहीं, आप प्लीज आईएसआई और ये इसको मत जोड़िए, वो अलग रखिए, वो देश के दुश्मन। मैं शायद असीम वकार के पास चलूंगी, वो बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे। वकार साहब, फिर राजीव त्यागी आपके पास आती हूँ। देखिए, हम लोग जब छोटे थे तो इतिहास में हम लोग को क्लास में पढ़ाया जाता था, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और दूसरा, कभी हम लोग के जमाने में हम लोग बयान करते थे आपस में कि महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा चेतक, तो ये उस वक्त भी किताबों में था इतिहास की। तो बलूनी साहब, झांसी की रानी के ठेकेदार आप नहीं है, ये हम लोग भी पढ़ा करते थे। हाँ, नाथूराम गोडसे का नाम नहीं था इतिहास में। नाथूराम गोडसे को हम लोग कातिल पढ़ते थे कि वो एक आतंकवादी था, आतंकवादी संगठन का कारकुन था और उसने हमारे देश के राष्ट्रपिता की हत्या की करेंगे, 50 बार ठीक करेंगे। सुन लीजिए, पहले बात सुनिए। मैं बहुत सुकून से बोल रहा था बलूनी साहब, फिर बहस हो नहीं पाएगी। आपसे तेज आवाज है मेरी, सुन लीजिए। आप अगर कहीं आरएसएस 1857 में बन गई होती, जमीन पे आप तो कर रहे हो, आप लोग डिबेट में मत पूरी ताकत लगा के झांसी की रानी को बहादुर जफर के खेमे से हटाकर अंग्रेजों आप कर रहे हैं। ये डिबेट में गुंडाई मत कीजिए। आप गुंडे हैं, आप पार्टी गुंडी है। वकार साहब, मुझे यहाँ किसी से अभी, आप लोग सब खामोश रहिए। ये वकार साहब, आपने बहुत ही गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप करेंगे, ये हमें आपसे उम्मीद नहीं थी। और कृपया आप अपने शब्दों पर लगाम लगाएं। ये गुंडा, बदमाश, ये सब, ये सारे सम्मानित पैनलिस्ट हैं। हम शब्द आपसे पूछ रहा हूँ, दूसरों से हम लोग को गुंडा कहलाइएगा। मैं सभी से कह रही हूँ, मैंने सिर्फ आपसे नहीं कहा। रहा हूँ, आप अपने चैनल पर बिठाकर दूसरों से, बीजेपी के लोगों से हमें गुंडा कहलाइएगा। वकार साहब, मैंने भाषा पे नियंत्रण के लिए सभी से कहा है, सभी पैनलिस्ट को। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अब इस पर मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग नियंत्रित भाषा का इस्तेमाल करेंगे। राजीव त्यागी, देखिए, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मैं शीतल जी दो मिनट के लिए आपको क्या बात पूरी करोगे यार? पहले बुलंदशहर को देख लो, वहां पर वाल्मीकि परिवार का 400 परिवार वहां से पलायन कर चुके हैं, उनको संभालो। और अब आप कह रहे हो कि मेरे को अभी बात पूरी करनी है। बात मत पूरी करिए, काम पूरा करिए। पहले काम पूरी करना जरूरी है, पहले बात पूरी करना जरूरी नहीं है। बुलंदशहर के सरायदारी वाल्मीकि परिवार लाते हैं और अभी हिंदुस्तान में रह गए हैं। आखिरकार कहाँ है वो? मुल्क की सरकार ही नहीं है तो क्या है? मुझे बताइए, सरकार पहली और आखिरी सरकार है। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री मेरठ में श्यामनगर, नगर और शाहजहांपुर हमारे प्रधानमंत्री, अरे भैया प्रधानमंत्री है, जिन्होंने अपने मंत्रियों को बात करने से कोई ऐसी नहीं है। देकर मुझे बताइए, मुझे बताइए, देश को बांटने की बात करें, देश को तोड़ने की बात करें। एक सेकेंड बंसल साहब, बात करें, देश को तोड़ने की बात करें। एक सेकेंड बंसल साहब, वकार साहब, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, रुक जाइएगा 1 मिनट। हम मुद्दे से ना भटके कृपया, और भाषा पर नियंत्रण रखें प्लीज। मैं आप सबसे तहजीब की उम्मीद करती हूँ। आप बहुत काबिल आदमी, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। आज एक जुमला आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया मैं नहीं बोलूंगा। दूसरा, आपने उनकी जात पर, बलूनी साहब की जात पर आपने उंगली उठाई है, बाकायदा तौर पे आपने उनकी जात पर उंगली उठाई, ये गलत तरीका है। डिबेट इस तरह से नहीं हो पाएगी भाई।
हम लोग वकार जानते हैं, इज्जत जानते हैं, किसने सामने वाले को इज्जत देना जानते आदमी। हैं। नहीं नहीं अंसार रजा साहब जी। आप बीजेपी जो संस्कार इनके हैं, आदमी वही है। संस्कार आप दिखा रहे हैं। देखिए क्या बात कर रहे हैं ये, आपको जो कहना है कह लीजिए, क्या बात कर रहे हैं आप? आपको जो कहना है वो कह वकार साहब, लीजिए। हमारा मजहब किसी को जलील करने का परमिशन नहीं देता। मतलब आप सारे पैनल हमारा को कुछ भी मजहब कहिए। किसी को जलील करने का परमिशन नहीं देता। हमारा वकार मतलब साहब, ये भी नहीं कहता है कि कोई आपको गाली बके तो आप चुपचाप ये सुन आपको लीजिए। किसने किसने गाली दी? बकी आपको? अगर आपको मुझे किसने गुंडा गाली कहा दी? गया चैनल देखिए के उन्होंने ऊपर, गुंडा तो आपको इतिहास गुंडा करना चाहिए शब्द था। इस्तेमाल किया है, बाकी लोगों को उन्होंने इतिहास गुंडा करना लफ्ज चाहिए इस्तेमाल था। नहीं किया है। सरकार के लिए ठीक अलग है, तरीका अब है। मेरे ख्याल से इसको यही रोकिए और आगे आप से मुझे तरीका में समझाइए। वकार फिर साहब, मैंने आपसे कह दिया, मुझे फिर मैंने आपसे कह दिया मैं कि आप गुंडा अब करना, आपके मैं पास कह नहीं दूं आ रही आपसे। हूं। मैं आपके पास अब नहीं आ रही हूं। अब झगड़ा मुझे नहीं कराना है शो पे। राजीव त्यागी, मत आइए, आप मुझे बुलाया क्यों आपने? नहीं आपको बुलाया, लेकिन तहजीब थोड़ी रखनी हमारे चाहिए। के लिए बुलाया था। राजीव तो त्यागी, इस्तेमाल- ठीक है, चलिए वापस मुद्दे पे देखिए, लौटें। अगर आप अपने चैनल देखिए पर वकार साहब, गुंडागर्दी की बातें आपको कर रहे वकार हैं, साहब, मुझे प्लीज ऐसा आप कह शब्दों को लीजिएगा, इस्तेमाल नहीं करना सामने कैसे चाहिए, बर्दाश्त कर लूंगा? क्योंकि इस तरह के शब्दों से राजनीतिक गरिमा का क्षरण होता है। भाई आप मैं अब ये कहना चाहूंगा, अच्छा, बहुत राजीव त्यागी स्पष्ट जी, मैं डिबेट आपसे में पूछ आते रहा हूं हैं कि गुंडाई का नाम किसने लिया? भगवे से गुंडाई का नाम प्लीज किसने लिया? हम मैं पूछ गुंडाई रहा पर हूं। चर्चा नहीं कर रहे आज। गुंडाई का नाम चलिए, एक वो मिनट दोनों रुक जाइए गलत है। प्लीज। चलिए, खामोश हो दोनों जाइए गलत वकार है, साहब। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा please। राजीव त्यागी, अब डिबेट पे आ जाइए, डिबेट पे आ हाँ हम जाइए। डिबेट पे लौट रहे हैं। राजीव त्यागी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मेरा सीधा सवाल है कि भगवे से विकास होता है। भगवे से अगर पलायन हो जाए, ब्रेन ड्रेन हो जाए, रघुराम राजन अगर छोड़ के चले जाएं, भगवे से अगर आप क्या नाम उसका गजेंद्र चौहान जी को आईएफटी में बढ़ा दे, भगवे से अगर आप चेतन चौहान जो क्रिकेट बढ़िया खेलते हैं उनको आप एनआईएफटी में बैठा दें, तो ये भगवाकरण ही नहीं है तो क्या है? हमारा कहना है चेतन चौहान जी को आप बीसीसीआई में लेके आते तो एक बेहतर चीज बनती। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है अनिल बलूनी जी, क्या भगवे से किसान को बढ़िया जिंसों के दाम मिल रहे हैं? क्या भगवे से देश का विकास हो रहा है? क्या भगवे से महंगाई से निजात मिल रही है लोगों को? क्या भगवे से नौजवानों को जो 2 करोड़ रोजगार देने की आपने बात की थी वो मिल पा रहा है? बिल्कुल, सीधा क्या जी भगवे से आइए आपके महिलाओं को जवाब सुरक्षा मिल पा रही है? क्या भगवे से हम पाकिस्तान से निजात पा रहे हैं? बिल्कुल। तो मेरा सवाल आपसे सीधा ये है। दूसरा बिल्कुल, सवाल मेरा ये है आपसे, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है शीतल नहीं, जी, एक का जवाब वो ले लो, निश्चित कल एक एक रूप से करके लो उत्तर भाई। प्रदेश में दलित अच्छा, चलिए, मुसलमानों को चलिए, जवाब ले आपस में लीजिए। भिड़ाना चाहती है। जवाब सुन अब ये लीजिए, कहना है, राजीव जो जी, दलित जवाब भाई सुनिए। मेरे को अनिल सुन बलूनी। रहे हैं वो आगाह हो जाए भारतीय जनता अनिल पार्टी की बलूनी। राजनीति से कि भारतीय जनता पार्टी एक नए राजीव दंगे जी, की और नए राजीव जी दंगे की रुक शुरुआत जाइए, करती है। इस जवाब दंगे से सुन बचे लोग लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अनिल बलूनी, उसी हिसाब से बोलो यार। अनिल बलूनी, राजीव जी सवाल करते हैं, जवाब भी तो ले लीजिए। देखिए भगवाकरण का मुझे पता है कि आपके दिल में बड़ी तीस रहती है। सोनिया गांधी जी का भगवा के रंग के बारे में क्या विचार है सब पूरा देश जानता मेरे है। दिल में सोनिया गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था। सम्मान कांग्रेस पार्टी नहीं करती। रुकिए भाई, अब जवाब दे देश दीजिए। का ध्वज का अब जवाब दे दीजिए। ऊपर का हिस्सा निश्चित रूप से भगवा नहीं होता। अब इनको बुलवा हम भगवे लीजिए। के सम्मान करते हैं, जवाब लेने हम की भगवे को हिम्मत जीना नहीं है। जानते हैं, हम भगवे के जवाब सम्मान लेने करना की हिम्मत जानते नहीं है हैं आपने। और हम भगवे से विकास करना जानते हैं। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। विकास का जवाब देश का। सुन लीजिए। आपके देश में इतने गड्ढे खोद दिए भगवा में भाषण बाद में दे दीजिएगा। 2 साल के अंदर अरे जवाब तो सुन लीजिए राजीव जी। पार्टी की सरकार बनती है राजीव तो इसमें जी, मतलब देना पड़ेगा। राजीव जी जवाब सुन लीजिए। थोड़ा सा क्या बात सुनो, आपके झूठ थोड़ी सुनो, शांति आपके रख के झूठ जवाब सुनो। सुनिए। आप अनिल बताइए बलूनी, विकास किस तरह से हो रहा है इंडस्ट्री का? आप बताइए किसानों को क्या मिल रहा है? सवाल भी पूछेंगे, जवाब भी आप ही देंगे। कुछ मालूम पाकिस्तान को निर्यात कब मिलेगी ये बताइए। ये डिबेट के लिए बुलाए थे, भाषण देने के लिए बुलाए थे, ये समझ में नहीं इनका आया। अररिया पुराण ये भी खत्म हो चुका, बताओ। अनिल बलूनी प्लीज खामोश। अनिल अरे बलूनी छोड़ो भैया, आपके नाम देखिए उसका विरोध मैं इनके बंद हर कर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये पेशेंस रखे, इतना हताश ना होए, पेशेंस रखे। देखिए शीतल जी, मुझसे एक चंदा इकट्ठा किया था वो मांग अरे छोड़ दो, चंदा बंदे की बात छोड़ दीजिए। करोड़ों डकार गए, अरबों देश के खा चुके हो। अगर गिनती शुरू करूंगा, देखिए शीतल जी ऐसे तो डिबेट हो नहीं सकता है। कहीं डिबेट लगा नहीं, अगर मैं लिस्ट बताने लगूंगा शीतल जी, उसको छोड़ ऐसे दीजिए। कैसे डिबेट होगा? फिरोज सिंह, एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक का वक्त है। बहुत सारी क्रॉस कनेक्शन हर कोई एक साथ बोलना चाह रहा है जिससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ना ही हम बहस ठीक से कर पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, अनिल बलूनी के पास चलेंगे। तो क्या भगवाकरण में ही देश हित है बीजेपी और
केंद्र सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके आज के बयान पर हम ये बहस कर रहे हैं और इस पर हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। मैं अनिल बलूनी के पास चलूंगी। ब्रेक से पहले वो बोल नहीं पा रहे थे, बार बार सब लोग बीच में बहस उनके वक्तव्य में घुस रहे थे। अनिल बलूनी, बहुत सारे सवाल आपसे कांग्रेस ने किए, राजीव त्यागी ने और तमाम, अब जिनका आप जवाब देना चाह रहे थे, अब दीजिए। देखिए शीतल जी, सबसे पहले तो जो वकार साहब ने मेरे प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया है, मैं उनको क्षमा करता हूं, मैं उनको माफ करता हूं, क्योंकि उनकी विचारधारा, उनके संस्कार इसी प्रकार के उत्तर प्रदेश की जनता उसको समझ रही है। उसमें मैं आपके साथ जहां तक राजीव त्यागी के सवालों का जवाब है, मैं राजीव त्यागी के सवालों को बताता हूं। राजीव त्यागी ने कहा गरीबों के लिए क्या किया है। गरीबों के केरोसिन ऑयल में जो सब्सिडी थी, जो 10,000 करोड़ की सब्सिडी कांग्रेस के नेताओं की जेब में जाती थी, मोदी जी की सरकार ने उस 13,000 करोड़ को बचा के गरीबों के लिए लगाया। इनकी सरकार के समय में एलपीजी में 10 करोड़, देखिए ये तरीका नहीं है, 10,000 करोड़ जवाब सुन लीजिए राजीव जी से बचा के गरीबों के लिए लगाया। देखिए जिस तरह से, जब देखिए राजीव त्यागी जी शांत रहिए, कोई बात नहीं। एलपीजी में 10,000 करोड़ का जो मुनाफा इनकी जेब में जा रहा था सब्सिडी का, कांग्रेस के नेताओं की, वो निकाल के हमने गरीबों के लिए लगाया। यूरिया में नीम कोटेड यूरिया करके 12,000 करोड़ रुपए बचाए और गरीबों के लिए लगाया। देखिए शीतल जी, आज 5 करोड़ गरीब महिलाओं को, गरीब लोगों के चूल्हे को हमने एलपीजी का चूल्हा दिया और गरीब लोगों को, लेकिन देश की जनता देख रही है। 5 करोड़ गरीबों के घर में एलपीजी हमारी सरकार आने के बाद ये कर रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार, जो आप 2 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाते थे, 22 किलोमीटर मोदी सरकार बना रही है। अच्छा, ठीक है, एक मिनट अनिल जी, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने भी राजीव त्यागी के सवाल का जवाब दिया, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अनिल बलूनी, आपसे ही मेरा सवाल है, उसके बाद फिर बाकी पैनलिस्ट के पास चलूंगी। सवाल ये है कि ये जो टाइमिंग है, आपने बहुत अच्छे से डिफेंड किया अपने मंत्री के बयान को जो उन्होंने दिया है, रामशंकर कठेरिया ने, लेकिन इस बयान की जो टाइमिंग है वो शक और शुबा पैदा करती है और सवाल खड़ा करती है कि क्या यूपी चुनाव के मद्देनजर इस तरह के बयान जानबूझ के दिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये सवाल आपसे है। देखिए शीतल जी, मैं आपको 2 बातें, बिल्कुल मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए शीतल जी, एक तो हमारे ऊपर बार बार भगवाकरण का एक आरोप लगाया जाता है, हालांकि भगवाकरण में कोई नहीं, भगवाकरण बहुत ही पवित्र रंग है और बहुत ही पवित्र भगवाकरण करना है, कोई इसमें गलत बात नहीं। पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए यूपी में हमारे कार्यकर्ता धर्म की राजनीति कर रहे हैं, कौन धर्म की राजनीति कर रहा है ये देख लिया जाए। आप देखिए, हम उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे। हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जो सरकार, जिस तरह से हम गरीबों का उत्थान कर रहे हैं, जिस तरह से गरीब अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जो हाल किया उत्तर प्रदेश का, उसके लिए बता के चुनाव लड़ेंगे। हमारे को किसी धर्म के नाम पे बात, ठीक है, वो कह रहे हैं कि विकास का एजेंडा है उनका उत्तर प्रदेश में। अंसार बलूनी साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपसे, आपने जो कुछ लोगों को छोड़ रखा है, आपने मुझको सिर्फ जो छोड़ रखा है आपने उत्तर उत्तर प्रदेश में इनके इस बाद तरह की बातें करने का, कि कभी आपका कोई आदमी बयान देता है, आप उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं, चाहे वो झगड़े वाली हो, दंगा फसाद वाली हो, जहरीली भाषा का इस्तेमाल हो, इसको बंद कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं हम, बिल्कुल विकास की। ये आप लोग हैं जो हमारे पर थोपते हैं। अरे थोप नहीं रहे हैं साहब, आपके योगी, आपकी प्राची क्या बयान दे रही है, आपकी प्राची जी क्या बयान दे रही है कि अभी कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया है, अब मुसलमान मुक्त ये उत्तर प्रदेश कर दो। क्या जवाब है आपके पास इस चीज का? किसने कहा? झूठ बोल रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं आप, मुझे प्रचार कर रहे हैं आप। प्राची ने कहा, प्राची ने दिखा दीजिए इनको, हम इसी चैनल पर डिबेट कर चुके हैं उस पर। नहीं, बिल्कुल आप गलत, आप माफी मांगिए, सुनवा दीजिए इनको, तो क्षमा मांगिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य बात, अरे आपने छोड़ रखा है, भारतीय जनता पार्टी खामोश बैठी है, लेकिन छोड़ रखा है लोगों को। प्राची क्या कह रही है कि कांग्रेस हमने नहीं, आजम खान हमारे ठेकेदार नहीं है, आतंक का घर बना हुआ है, आतंक का घर कैसे बना हुआ है? आप देखिए, क्या बात कर रहे हैं? छोड़ने की बात छोड़ दीजिए, कि छोड़ने की बात छोड़ दीजिए। दुनिया के अंदर जो भी आतंकवाद फैला है, आप लोग ऐसे लफ्ज बोल करके आदमी को गुस्सा दिलाते हो। उस गुस्से का जलाना है, हकीकत है। आप हकीकत आखिरकार देश के अंदर जहां भी अल्पसंख्यक समुदाय, आप लोग क्या आतंक नहीं फैला रहे मुल्क में? समुदाय को आप लोग आतंक नहीं फैला रहे, कभी गाय के नाम पर, कभी गोबर के नाम पर। आप अभी क्यों नहीं समझा रहे उसको? आप लोग क्यों आतंक नहीं फैला रहे मुल्क में? और पूरा दंगा नहीं फैला रहे आप?
तलवारबाजी करवा रहे हैं, भालाबाजी कर बंदूकों को ट्रेनिंग दे रहा है। आप तमाशा कर रहे हैं, आदमी का बयान नजर आता है। बिल्कुल वो नेहरू कर रही है। भारत हिंदुस्तान प्राची की जागीर नहीं है, हमने भी कुर्बानियां दी हैं के लिए रहेगा, लेकिन आप कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, हम नहीं मानते, आप मानते रहिए। हिंदुस्तान कभी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत, कभी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ देखिए, और हमारे जीते जी तो हो ही नहीं सकता। वंदे मातरम कहना होगा, हम नहीं कहेंगे वंदे मातरम करते हो, न हम वंदे मातरम कहेंगे न हिंदू राष्ट्र कहेंगे। क्या भारत को अपनी माता मानते हो? बिल्कुल नहीं मानते, हम बिल्कुल नहीं मानते, हम अपनी माँ को माँ मानते हैं, हम हिंदुस्तान की जमीन को सलाम करते हैं, हम भारत माँ नहीं मानते। अरे सलाम करते हम सलाम करते हैं भारत की जमीन को, इसलिए करते हो, हम इसलिए कर रहते हैं। हम करते हो तो विरोध किस लिए कर रहे हो? हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन भारत माँ का विरोध करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम ठीक है, भारत माँ का विरोध हो गया आप लोगों का, माँ नहीं मानते, हो गया आप लोगों का, ठीक है, हो गया आप लोगों का। नहीं मानते माँ, मुझे हम माँ अपनी माँ को मानते हैं। माँ नहीं मानते तो भाई कैसे मानते हो? इसका मतलब आप तो मुझे दुश्मन मानते हो। किसको भाई मानते हैं? और क्या मतलब है इसका? क्यों नहीं, आप किसको भाई मानते? देखिए, जब तक माँ एक नहीं होगी तब ये मुद्दा ये अभी हम फिर ये लफ्ज़ इस मुद्दे पर छोड़ दीजिए तमाम मुद्दे। सैयद असीम वकार बहुत समय से कुछ कहना चाह रहे हैं, आप लोग खामोश हो जाइए। वकार साहब, अब सारे मुद्दे इसी में डाल दीजिए, आप लव जिहाद भी ले आइए, भारत माता वाला मुद्दा भी ले आइए, आज के मुद्दे पे लौटिए। वकार साहब, आज के मुद्दे पे बोलिएगा तो बोलिएगा। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बिल्कुल बोलूंगा, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा हूं कि आज तीसरी बार जनाब बलूनी साहब ने मेरे खिलाफ उन शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके एवज में मैंने पलटकर कुछ कहा। तो जो शब्दों का इस्तेमाल बलूनी साहब ने मेरे लिए किया था, मैं उसके लिए उनको क्षमा करता हूं, माफी देता हूं, और उनसे उम्मीद करता हूं कि वो आगे भविष्य में किसी के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे कि पलटकर कोई उनको इस तरह की बात कहे। आप इस तरह की संस्कृति मोदी को जी छोड़ प्रधानमंत्री दीजिए, हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को माफ कर इस बात दीजिए। का है अफसोस इस बात का है, सुन तो लीजिए सर, बात सुन लीजिए। अब देखिए, अफसोस इस बात का है कि हिंदुस्तान विविध तरीके के लोगों का देश है, यहाँ बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, और जब हमारे मुल्क के मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं तो उस सबके साथ और सबकी सुरक्षा की शपथ लेते हैं, वो हिंदुस्तान के संविधान की शपथ लेते हैं, आरएसएस के या बीजेपी के संविधान की शपथ नहीं लेते हैं। तो अगर हिंदुस्तान के मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो यह साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री का उनके पीछे से सर पर हाथ है कि आप इस तरह की भाषा बोलिए और हिंदुस्तान को 1947 में ले जाने की कोशिश कीजिए और हिंदुस्तान को बंटवारे पर लाके खड़ा कर दीजिए। हम आज आपके चैनल पर वचन देते हैं कि अगर हमारे मुल्क के ऊपर बंटवारे का ये बादल लहराने की कोशिश की गई तो हम अपना खून देकर भी हिंदुस्तान की जमीन को बंटने से बचाएंगे और हम इनका मुकाबला नीचे से लेकर ऊपर तक हर जहां करेंगे। रामवृक्ष यादव तो आपके जमीन नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो कहां गए थे रामवृक्ष यादव को पैदा करने वालों? भैया वकार साहब, वो रामवृक्ष यादव कौन था? जरा बताइए, कितना बंटवारा करना था आपने वहां? आपके पास जानकारी का अभाव है। मेरे पास जानकारी नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता के पास जानकारी है। कैबिनेट में रहने के बाद हिंदुस्तान के भगवेकरण की बात करें, संघवाद फैलाने की बात करें, उस देश के प्रधानमंत्री पर शक होता है कि क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री देश तोड़ने के लिए अपने एजेंडों को आगे कर रहा है। तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को आगे आकर या तो इसको निष्कासित करना चाहिए या सफाई देना चाहिए। मैं कठेरिया के बयान पर प्रधानमंत्री जी से सफाई मांगता हूँ कि देश अब उनसे सफाई मांग रहा है कि अगर प्रधानमंत्री जी की टीम के लोग हिंदुस्तान को बांटने वाली राजनीति करेंगे और दो समुदाय के बीच में इस तरह से आग फैलाने की बात करेंगे तो यह आस्तीन के साथ ऐसी बात है। ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क की आस्तीन में ये साफ है और ये हमारे मुल्क को बांटना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने आदमी के बारे में आके सफाई दें, हमारे पास बुलवा रहे हैं। अरे यार, कम से कम आजम खान जी को संभाल लो, वो अपने आप उत्तर प्रदेश संभल जाएगा। जो पैसे जन्मदिन मनाते हैं, अरे भैया उनको संभालिए। जिन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया था उसके बाद उसी भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा उसको ऊपर कौन से एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्होंने अपने कौन से एजेंडे किस एजेंडे के खिलाफ
हिंदुस्तान से भाग जाएंगे। फिर वही हर कोई ठीक है। देश में संघवाद की बात की है, देश में भगवेवाद की बात की है, और हम हिंदुस्तान की हिफाजत करेंगे, वहाँ जाओ हम अपने मुल्क को चलिए राजीव त्यागी, अनिल जी, अब राजीव त्यागी कविता किसी ने भेजी है? बोल दीजिए, पढ़ दीजिए, फटाफट पढ़ दीजिए। शीतल जी, एक कविता किसी ने भेजी है अभी हमें व्हाट्सएप पे, भेजिए, कि बताइए। क्या बतलाए नेताजी, कैसा उपकार किया तुमने, पुत्र मोह में यूपी को का क्यों बंटाधार किया आपने, पत्रकार मारे जाते हैं बस गुंडों की मौज रहे, हत्यारों को भूल दरोगा बहन की बकरी खोज रहे। देखिए क्या गजब कविता रही है, और त्राही कर रही जनता, एक अंतिम एहसान करो, नेताजी परिवार सहित अब सफाई के लिए प्रस्थान करो। अच्छा है, चलो ठीक है, अब सुनिए आपकी व्हाट्सएप वाली कविता। राजीव त्यागी, लखनऊ की मुझे गद्दी। तो अफसोस इस बात का राजीव है त्यागी। कि पहला मुल्क ऐसा है जिसके सरकार देश को बांटना चाहती है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि हिंदुस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसकी सरकार खुद वकार साहब प्लीज आपके चैनल पर मैं राजीव त्यागी को बीच में ला रही हूँ। आपका विश्वास नहीं है भारत की आत्मा में? आपके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, आप पाकिस्तान भेजेंगे। पाकिस्तान कर जाओ, ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, राजीव त्यागी। आपका हिंदुस्तान नहीं है, और जिसमें फिर आप लोग एक दूसरे को यूं प्रमोट मत करिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए। का प्रयोग करोगे तो ठीक नहीं रहेगा। हिंदुओं का दमन आपने हमेशा किया है, टीवी चैनल पर कम से कम भाषा का संयम रखिए, नहीं तो भाषा भाषा बोल रहे हो भाई, तमीजी से पेश आओगे। भाषा तो देख लो भाई, नहीं कौन सी भाषा बोल रहा हूं मैं? भाषा तो देख लो क्या बोल रहे हो। मेरे को भारत अच्छा नहीं लगता, भारत की सरकार बांट रही है, तुम पाकिस्तान भेजोगे हमें, उठ रहा है तो आखिरकार चाहिए ना, पाकिस्तान भेजोगे। मिलती हो, मुझे लगता है आपको पाकिस्तान में शांति मिलेगी, आपको तुम्हारा कहने का मतलब ये है, आपको कतर में। चलिए ठीक है। आजादी की लड़ाई में एक भी बंसर मैं राजीव त्यागी के पास चल रही हूँ, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए शो पे, मुझे शो पे झगड़ा नहीं चाहिए। आप दोनों प्लीज खामोश रहिए और एक दूसरे से माफी मांगिए, इस तरह के शब्द आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वकार साहब आपने फिर मर्यादा को क्रॉस किया है, और विनोद बंसल साहब आपने भी काफी उनको, मुझे बता दिए एक शब्द, आपने उनको काफी ज्यादा नीडल कर दिया, लेकिन उनकी भाषा भी गलत है। राजीव त्यागी जी, देखिए, मैं कहना चाहूंगा शीतल जी, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में गीता में आया है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मुझे समाजवादी पार्टी बताए कि उसने पिछले 3 साल में कितना विकास 4 साल में किया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 2008 की रिपोर्ट के मुताबिक 17 राज्यों में उत्तर प्रदेश 14 नंबर पे था, और 2014 की रिपोर्ट के हिसाब से 16 नंबर पे चला गया। तो इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और साथ में बहुजन समाज पार्टी जिम्मेदार है। और भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहूंगा कि वो भगवा की बात करते हैं, भगवा के हिसाब से आज उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के, किसानों को लेकर के, गन्ने की पेमेंट को लेकर के 73 सांसदों ने कितनी बार धरने प्रदर्शन किए, कितनी बार उन्होंने नौजवानों के रोजगार के लिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। और साथ साथ मैं एक बात तो बहुत स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सन 47 वाला दौर लाना चाहेगी तो हमें कितनी बड़ी से बड़ी शहादत देनी पड़े, अपने प्राणों को कुर्बान करना पड़े, हम 47 वाली स्थिति नहीं होने देंगे। और एक घोषणा करना चाहूंगा इंडिया न्यूज के माध्यम से घोषणा करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का प्लान है। चलिए एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, आप लोगों के पास लॉटरी हुई, ये बहस हमारी जारी है इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है जंगल वन में, और मौलाना अंसार रजा के पास में सब चलूंगी। मौलाना साहब, बीच में जब आप लोग झगड़ रहे थे उसके बीच में कहीं पर बलूनी साहब ने एक बार कहा कि हमारा एजेंडा, समय दीजिएगा। हाँ आऊंगी आपके पास, हमारा एजेंडा भगवा या भगवाकरण या ऐसा कोई इस चीज की हमें जरूरत नहीं है, हम विकास के मुद्दे पर, विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, वही हमारा एजेंडा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विकास का कोई एजेंडा नहीं है, ये आरएसएस का एजेंडा इस मुल्क में चलाना चाह रहे हैं। और बलूनी साहब, ये मुल्क 125 करोड़ लोगों का है बकौल प्रधानमंत्री के, तो कम से कम प्रधानमंत्री की बात की लाज रखते हुए मंत्री जी को अपने पद से हटवा दीजिए कि इस तरह की भगवाकरण की गुफ्तगू मत कीजिए आप, वरना ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर इस तरह की गुफ्तगू होती रही
तो जिस तरह से बिहार से आप लोग वापस आ गए हैं खाली, उत्तर प्रदेश से ऐसे ही आना पड़ेगा। इसलिए कि अब मुल्क की जनता समझदार हो चुकी है, वो भाषणबाजी भी समझती है, लफ्जों का चुनाव भी करना जानती है और नेता भी चुनना जानती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से बिहार से आप लोग खाली दामन वापस आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी आपको ऐसे ही वापस आना पड़ेगा। विनोद बंसल कुछ जोड़ना चाह रहे शीतल जी उनको जवाब दे दें। हाँ, अनिल बलूनी जी, अनिल बलूनी का जवाब भी देना है मुझे। दीजिए। देखिए शीतल जी, अंसार रजा हमारे बड़े हित चिंतक है, हमारे बारे में अच्छा सोचते रहते। बहुत समय से हम टेलीविजन चैनल पे देख रहे हैं, वो हमारे बारे में हर वक्त बड़े अच्छे विचार रखते हैं, जो विचारों भी प्रदर्शित कर रहे थे। देखिए असल में क्या है शीतल जी कि समाजवादी पार्टी का निशाना कौन है? भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 3 में न 13 में, लेकिन उनका भी निशाना हम है। बहुजन समाज पार्टी किसको कोस रही है? हमको कोस रही है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तेजी से बढ़ रही है और इन सबसे आगे निकल चुकी है। अब ये जितना कोसिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका देने का। इसलिए असीम वकार साहब, राजीव त्यागी जी, अंसार रजा जी, आप जितना मर्जी बोलिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने तो तय कर लिया है कि अब की बारी भारतीय जनता पार्टी। बलूनी साहब नाई के बाल सामने आ जाएंगे। विनोद बंसल जल्दी से और फिर फटाफट राजीव त्यागी। आपके विचार, मैंने कहा ना, आप चिंता मत कीजिए, आऊंगी आप आपके पास। बहुत अच्छा सोचते हैं हमारे बारे में, देखिएगा। चलिए विनोद बंसल जी फटाफट। शीतल जी, मैं किसी राजनीतिक मामले पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन मेरा एक बात जो मूल मुद्दा है आपका भगवाकरण, मैं आपको याद दिला दूं कि जो भगवान राम ने जो जिस रथ के ऊपर जो झंडा था वो भगवा था, भगवान कृष्ण के झंडे पर भी भगवा था। और उसके बाद में अगर इसमें कलयुग की बात करें तो सम्राट विक्रमादित्य का भी झंडा भगवा था, और उसी भगवे को शिवाजी ने धारण किया, उसी को रानी लक्ष्मीबाई ने धारण किया, उसी को महाराणा प्रताप ने धारण किया, और उसी को आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने झंडे को लेकर चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नित्य प्रति शाखा का अंतिम वाक्य होता है भारत माता की जय। दोनों की सुनिए महाराणा प्रताप की सोच में और आरएसएस की सोच में जमीन आसमान फर्क ही तो आपको ठीक ना पड़ना पड़ेगा, वो नहीं होगी ठीक। चलिए क्लोजिंग कमेंट राजीव त्यागी, क्लोजिंग कमेंट, कुछ सेकंड बचे, क्लोजिंग कमेंट राजीव त्यागी, साथ ही जवाब दे दीजिए अनिल बलूनी ने जो कहा उस पर। मैं यहाँ शीतल जी मैं कहना, देखिए बलूनी साहब से मेरा एक रिक्वेस्ट है बता दीजिए कि 90 करोड़ लोग बाग हिंदू हैं इस देश में। आप भगवाकरण करिए, हराकरण करिए, कालाकरण करिए, पीलाकरण करिए, लेकिन लोगों को विकास दीजिए जो आपने वादा किया था। उत्तर प्रदेश में 7 लाख लोग बाग 12 जिले से किसान पलायन कर गए, लेकिन वो न्यूज नहीं बनती है और भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई बात नहीं करती है। क्योंकि किसानों को जो मोदी जी ने वादा किया था कि वो कॉस्ट प्राइस में 50% प्रॉफिट जोड़ के देगी, वो दे नहीं पाई। चलिए वक्त खत्म हो चुका है, सीधा ये है। वक्त खत्म हो चुका है। वकार साहब माफ कीजिएगा, वक्त नहीं है, अगली बार फिर आपके पास आएंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मसले पर आपकी राय क्या है, आप मुझे ट्वीट कीजिए शीतल राजपूत 05 पर। फिलहाल इतना ही।